एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः मैं अजीत कुमार सिंह स्वागत करता हूं। मूल अधिकारों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं। अब इस दूसरे वीडियो में मूल अधिकारों का डिस्क्रिप्शन या विवरण, एक एक अधिकार का विवरण तथ्यगत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा में जिस गहराई के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए यह लेक्चर आपको दिया जा रहा है, ताकि इस लेक्चर को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको किसी अन्य पुस्तक को छूने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस एकमात्र वीडियो लेक्चर से ही आप मूल अधिकारों से संबंधित सारे सवालों के उत्तर दे पाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में मूल अधिकारों का अर्थ, मूल अधिकारों के विशेषताएं, मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकारों का संक्षिप्त विवरण और मूल अधिकारों का निलंबन इत्यादि के बारे में पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर एक एक मूल अधिकार का विस्तृत रूप में विवरण देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला ही मूल अधिकार है वह है समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी या समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक के अंतर्गत है। अब ये जो अधिकार है समता का अधिकार, इसमें आप देख रहे हैं कि 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 5 अधिकार इसके अंतर्गत हैं। इनमें सबसे पहला अधिकार है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता का अधिकार या इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें दो बातें निहित हैं। पहली बात इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता के अधिकार में एक है विधि के समक्ष समता और इसमें एक और निहित है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, दोनों ही अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता इस बात को सुनिश्चित करता है कि विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे, सभी बराबर होंगे, अर्थात विधि के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधियां नहीं होंगी, जो कि ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। और विधि का समान संरक्षण जो मूल रूप से अमेरिका से प्रेरित है, और ये एक अपेक्षाकृत सकारात्मक अवधारणा है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से कानून का संरक्षण, विधि का संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 14 में एक बात निहित है, वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन। विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन माना जाता है कि एवी डायसी के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश विद्वान। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 14 में विधि के शासन का सिद्धांत निहित है, और वास्तव में किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए विधि के शासन का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि विधि का शासन नहीं है तो सही अर्थों में उस समाज में, उस देश में विधि लोकतंत्र नहीं है। अर्थ क्या है विधि का शासन? तो किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, शासन विधि का है, और विधि को यहाँ बहुत व्यापक संदर्भ में ग्रहण किया गया है।
ब्रिटेन के संदर्भ में कॉमन लॉ, जो सामान्य विधि है, आम विधि है, वह विधि के शासन में 3 बातें निहित हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी प्रकार की विशेष विधियां या विधि की दृष्टि से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधियां नहीं होंगी, बल्कि सभी के लिए समान रूप से विधि होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा। नो वन इज एबव द लॉ। अर्थात सबसे ऊपर क्या होगा तो कानून होगा। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर के एक साधारण व्यक्ति हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। और तीसरी बात विधि के शासन में क्या निहित है कि एवरीवन इक्वली अंडर द सब्जेक्शन ऑफ लॉ। हर कोई समान रूप से विधि के अधीन होगा। संक्षेप में कहा जाए तो विधि का शासन विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। विधि सर्वोपरि है। हर व्यक्ति, चाहे वह उस देश का सर्वोच्च शासक हो, चाहे एक आम नागरिक हो, कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा। यद्यपि इसके कुछ अपवाद हैं जो व्यवहारिक दृष्टि से लगाए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ छूट प्रदान की गई है, उनको कुछ विशेषाधिकार, कुछ प्रिविलेज प्रदान किए गए हैं, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्याय में हम अलग से आगे पढ़ेंगे। तो ये है विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। अब दूसरा जो मूल अधिकार है समता के अधिकार के ही अंतर्गत, वो है भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनुच्छेद 15। इसमें यह कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत, याद रखना है, ये स्पेशली नागरिकों के लिए है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखना है कि इसका अपवाद है, हर मूल अधिकार का एक्सेप्शन है, तो इसमें भी एक्सेप्शन दिया हुआ है। और अपवाद के रूप में ये बताया गया है कि यदि स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए यदि कोई अलग से कानून बनाया जाता है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए या उनके उत्थान के लिए, तो उसे जो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव नहीं माना जाएगा। यद्यपि वो भेदभाव करने वाला कानून है सीधे सीधे देखा जाए तो, लेकिन इसके अपवाद के रूप में है। इस प्रावधानों के होने के बावजूद भी इस आधार पर उससे निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो भेदभाव करने वाला कानून है। इसमें ये भी बतलाया गया है कि कोई भी सार्वजनिक उपयोग के स्थल हैं, चाहे वो मनोरंजन के स्थल हों, पार्क हों, पिक्चर हॉल हों, दुकान हों, उनमें इन आधारों पर प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को
वर्जित नहीं किया जा सकता, यदि वो सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, या किसी अन्य के द्वारा भी बनाए गए हो लेकिन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हों। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान खोली है लेकिन दुकान सार्वजनिक है, सबके लिए है, तो वहाँ पर भी यदि इस आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो वह व्यक्ति के मूल अधिकारों का, नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इसी प्रकार से चाहे नदियों के स्नान घाट हैं या कुएं हैं, नलकूप हैं इत्यादि से पानी का इस्तेमाल करना या वहाँ पर स्नान इत्यादि करना, उसमें प्रवेश करना, इससे भी किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर वर्जित नहीं किया जाएगा। ऐसा किया जाएगा तो वो उसके मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इस प्रकार से इस अधिकार के माध्यम से भेदभाव को दूर करके समानता को स्थापित करने का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है समता के अधिकार के अंतर्गत ही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समता। अवसर की समता किस चीज के संबंध में? अवसरों की समता तो लोक नियोजन के संबंध में, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और साफ सरल भाषा में कहा जाए तो अनुच्छेद 16 में ये मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं के अंतर्गत नियुक्त होने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसके लिए जो भी निर्धारित अर्हता इत्यादि है, यदि उस अर्हता को धारण करता है तो किसी अन्य आधार पर उसको इस अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर भी 5 आधार जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अभी मैंने बताया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, और इसके साथ साथ इसमें 2 और आधार जुड़ जाते हैं। एक तो उद्भव या डिसेंट और दूसरा निवास या रेजिडेंस। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इसके साथ साथ उद्भव और निवास, इन 7 आधारों में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को लोक सेवाओं में नियोजन के संबंध में समान अवसर प्राप्त होगा और इस संबंध में उसे इन आधारों पर मना नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये अनुच्छेद 16 में बहुत बार संशोधन किया गया और बहुत प्रकार के प्रावधान किए गए। आरक्षण का प्रावधान भी इसी से जुड़ता है। इसके अपवाद के रूप में ये कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए यदि सरकारी सेवाओं में उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सेवाओं में उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसे अवसर की समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात इसके अंतर्गत ही अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। याद रखना है कि संविधान के अंतर्गत आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं था,
लेकिन आगे चल करके हाल ही में 103वां संविधान संशोधन किया गया और इस 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 16 में संशोधन करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया सरकारी सेवाओं में। इस प्रकार से 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक आधार पर भी सरकारी सेवाओं में नियोजन के संबंध में आरक्षण का प्रावधान अब किया जा चुका है। तो ये इन्हीं सब सिलसिले में मंडल कमीशन का गठन किया गया था और मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही 27% OBC रिजर्वेशन को भी लागू किया गया था। नेक्स्ट अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ये अस्पृश्यता का अंत, ये अधिकार अनुच्छेद 17 में है। परीक्षा में बहुत बार तो स्पेशली इसके अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 17। इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत या अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा। और इसी सिलसिले में सन 1955 में एक कानून बनाया गया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। आगे चल करके 1976 में उसे और विस्तृत रूप देते हुए संशोधित करके नागरिकता संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम उसका नाम कर दिया गया। और इस प्रकार से किसी प्रकार का छुआछूत, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में था, संविधान के लागू होने के बाद स्वाभाविक था कि ऐसे अभिशाप को दूर किया जाना चाहिए था। संविधान निर्माताओं में से प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वयं इस प्रकार की अस्पृश्यता का निजी जीवन में शिकार हुए थे। अतः स्वाभाविक था कि इसके उन्मूलन की विशेष व्यवस्था की जाती और की गई। और अनुच्छेद 17 के माध्यम से अब किसी प्रकार के छुआछूत को वर्जित कर दिया गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो वह उस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाला उसके तहत कानून का के अनुसार दंड का भागी होगा। इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है अस्पृश्यता को। आखिरी अधिकार इसके अंतर्गत है, समता के अधिकार के अंतर्गत, वो है उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। अंग्रेज अपने शासनकाल के दौरान भारतीयों को अनेक प्रकार की उपाधियां दिया करते थे। सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि इत्यादि। ये माना गया कि ये उपाधियां भी किसी न किसी रूप में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव उत्पन्न करती हैं। इसीलिए ये कह दिया गया कि आजादी के बाद दो प्रकार की उपाधियों के सिवाय, एक तो सेना से संबंधित उपाधियां और दूसरा एकेडमिक या शैक्षणिक या शिक्षा से संबंधित या विद्या से संबंधित उपाधियां।
ये दो प्रकार की उपाधियां, एकेडमिक टाइटल्स एंड मिलिट्री टाइटल्स, ये दो प्रकार की उपाधियां सरकार के द्वारा दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि भारत सरकार के द्वारा किसी को भी प्रदान नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि कोई विदेशी है तो वह विदेशी भी अपने देश से या किसी अन्य देश के साथ देश से कोई उपाधि तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि इस संबंध में वह भारत के राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त न कर ले। अर्थात याद रखना है, भारत सरकार तो किसी को भी अपनी ओर से एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि दे नहीं सकती, केवल ये दो प्रकार की दे सकती है। दूसरी बात ये कि यदि कोई विदेशी है तो वह विदेशों से उपाधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन वह भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है, अपने मन से नहीं। तीसरी बात ये कि यदि कोई भारतीय है तो वह विदेशों से कोई उपहार, गिफ्ट इत्यादि या सम्मान या पुरस्कार स्वीकार करना है तो वह भी भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इन्हें स्वीकार कर सकता, अन्यथा नहीं, अपने मन से वह इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये उपाधियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से भारत में व्यक्ति के बीच और नागरिकों के बीच समता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह है समता का अधिकार।